इको विजन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण। तो हम आज पढ़ेंगे कि मांग क्या होती है। तो कह रहा है कि मांग जब उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए एक निश्चित समय में जितनी कीमत देने को तत्पर तैयार रहता है उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु या सेवा की मांग कहते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई भी उपभोक्ता अगर है, ठीक है, तो उपभोक्ता जो है क्या होगा, किसी भी वस्तु सेवा की क्या मांग करेगा, कब करेगा, एक निश्चित समय में। और जिस समय वो मांग करता है तो क्या करेगा, एक उसकी एक निश्चित क्या कीमत देने को हमें तैयार रहता है, प्रेजेंट टाइम में ही या फिर कभी भी। तो ये क्या होता है, उसकी एक निश्चित कीमत देने के लिए क्या हो तत्पर तैयार रहता है। तो वो जितनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है ना, वही क्या होता है, उसकी मांग कहलाती है। अगर कोई भी वस्तु है और कोई भी इंसान क्या करेगा, उसको कोई कीमत नहीं देगा तो उसकी मांग ही नहीं है। मतलब अगर कीमत कोई नहीं दे रहा है किसी वस्तु के लिए तो उसकी मांग नहीं है। अगर कीमत दे रहा है तभी समझ लीजिए उस वस्तु की मांग होगी। बिना कीमत पे किसी वस्तु की क्या मांग नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो मांग होता है उसके दो पहलू होते हैं। पहला कह रहा है प्रत्यक्ष मांग, दूसरा कह रहा है व्युत्पन्न मांग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष मांग क्या होती है। तो कह रहा है प्रत्यक्ष मांग। तो प्रत्यक्ष मांग क्या कर रहा है कि किसी वस्तु या सेवा की वह मांग जो व्यक्ति को क्या करे, सीधे संतुष्ट करती है, उसे प्रत्यक्ष मांग कहते हैं। सीधे संतुष्ट करने का क्या मतलब है कि वो एक ऐसा मांग होगा जिसमें क्या होगा, जो मांग करेगा उसको उस चीज़ से डायरेक्ट प्रभावित होगा या फिर संतुष्टि मिलेगी। जैसे कह रहा है जो प्रत्यक्ष मांग कौन करता है। सबसे पहले है कि प्रत्यक्ष मांग क्या है, उपभोक्ता, एक कंज्यूमर जो मांग करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मांग। हमेशा अगर जो उपभोक्ता है वो किसी चीज़ की अगर मांग करता है तो उसी क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष मांग। क्योंकि जो उपभोक्ता है क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, उसका उपभोग करेगा। तो इसका क्या मतलब है, जब उपभोग करेगा किसी वस्तु के का तो वो उसको डायरेक्ट संतुष्टि देगा, तो उसे ही क्या करेंगे, प्रत्यक्ष मांग। देखिए अगर कंज्यूमर कोई है तो क्या करेगा, वस्तु की मांग करेगा। तो अगर वस्तु की मांग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उस वस्तु के लिए क्या करेगा, वो उस वस्तु को कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा। जब उपभोग करेगा तो ये उसको क्या डायरेक्ट प्रभावित करेगा। जो उपभोक्ता है क्या है, उपभोक्ता को क्या करेगा, ये जो चीज़ें उपभोग करेगा उसको ये डायरेक्ट प्रभावित करेगा, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि देगा। उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मांग। तो जो उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता मांग करेगा उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष मांग। फिर मेरा कह रहा है कि दूसरा व्युत्पन्न मांग। तो व्युत्पन्न मांग का मतलब होता है उत्पन्न होना, मतलब किसी और की वजह से मांग उत्पन्न हो रही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी वस्तु या सेवा की वह मांग जो किसी अन्य वस्तु या सेवा की मांग से उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न मांग कहलाती है। इसका क्या मतलब है कि वो खुद नहीं मांग करेगा, वो दूसरों की मांग की वजह से वो मांग करेगा। जैसे देखिए एक उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो जो मांग करता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न मांग। अब ये व्युत्पन्न मांग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर से हम लोग मांग करते हैं। जैसे मान लो हम लोग कंज्यूमर हैं तो कंज्यूमर क्या किससे मांग करेगा, एक प्रोड्यूसर से। उसके बाद ही प्रोड्यूसर मांग करेगा किसी वस्तु की या फिर कच्चे माल की बनाने के लिए उसकी मांग करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो कब मांग करेगा, जब एक कंज्यूमर क्या करेगा, मांग करेगा किसी वस्तु की। तब इस मांग की वजह से क्या होगा, एक प्रोड्यूसर मांग करेगा, उसे क्या कहेंगे, उत्पादक की मांग को व्युत्पन्न मांग। देखिए कह रहा है उत्पादक की मांग उपभोक्ता की वस्तुओं और सेवाओं की मांग से उत्पन्न होती है, इसलिए क्या होता है, उत्पादक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रोड्यूसर है, अगर ये क्या करेगा, किसी वस्तु की मांग करेगा, माने डिमांड करता है, किसी चीज़ का डिमांड करेगा, कच्चे माल का, तो ये डिमांड कब करेगा, ये डिमांड कब करेगा, जब एक कंज्यूमर डिमांड करेगा। कंज्यूमर डिमांड करेगा किससे, प्रोड्यूसर से।
तो प्रोड्यूसर उसके बाद डिमांड करेगा किसी वस्तु की या फिर कच्चे माल की। तो अगर कंज्यूमर डिमांड करेगा तभी ये क्या होगा, प्रोड्यूसर डिमांड करेगा। तो प्रोड्यूसर का डिमांड क्या हो गया, व्युत्पन्न मांग। ये क्यों उत्पन्न हुआ, ये कंज्यूमर की वजह से क्या हो रहा है, एक प्रोड्यूसर की मांग उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो इसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर की मांग को व्युत्पन्न मांग। ये किससे उत्पन्न हो रहा है, कंज्यूमर की मांग से उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए क्या होता है, जो प्रोड्यूसर या उत्पादक की जो मांग होती है वो क्या होती है, व्युत्पन्न मांग है। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग दो स्तरों पर देखी जा सकती है। अगर कोई वस्तु है तो उसके जो उपभोक्ता है उसकी मांग दो तरह से हो सकती है। तो पहला कह रहा है व्यक्तिगत मांग, दूसरा बाजार मांग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिगत मांग क्या होती है। देखिए कह रहा है व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग में क्या होता है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली जो मांग करें। जैसे कि देखिए जब किसी वस्तु या परिवार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है तो ऐसा मांग क्या होता है, व्यक्तिगत मांग। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो या फिर एक परिवार हो, क्या करेगा, अगर ये क्या करेगा, मांग करेगा वस्तु का या सेवा का, वस्तु या सेवा का क्या करेगा, ये मांग करेगा। जब क्या होगा, एक व्यक्ति हो या फिर कोई परिवार हो, वस्तु और सेवा का अगर मांग करने लगेगा तो ये इन लोग की जो मांग होती है ना, ये एक व्यक्तिगत मांग है। ये पर्सनली अपने लिए क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं किसी वस्तु या सेवा की। तो जब ऐसा मांग होता है तो ऐसे मांग को व्यक्तिगत मांग कहते हैं या फिर इंडिविजुअल मांग। आगे देखिए, दूसरा कह रहा है कि बाजार मांग। अब देखिए कह रहा है सभी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांगों का योग बाजार मांग होता है। अब देखिए कह रहा सभी उपभोक्ताओं का जो मांग होता है, जैसे अगर एक उपभोक्ता मांग किया तो उसको व्यक्तिगत मांग कहते हैं। लेकिन मान लीजिए अब एक से अधिक उपभोक्ता मांग करने लगे किसी वस्तु का, देखिए ये क्या है, यह एक व्यक्ति है या फिर एक परिवार मान लीजिए है, ये भी एक व्यक्ति है या परिवार है, ये भी एक व्यक्ति मान लीजिए या फिर परिवार मान लीजिए, ये भी एक व्यक्ति या परिवार मान लीजिए। अब इन सब का जो योग है उसी को क्या कहेंगे, बाजार मांग। बाजार मांग। तो क्या कह रहा है इसमें कि सभी व्यक्तिगत जो व्यक्ति हैं उपभोक्ता है उनकी व्यक्तिगत मांगों का जोड़ दिया जाए। मान लीजिए इसका व्यक्तिगत मांग है, इसका व्यक्तिगत मांग, इसका व्यक्तिगत मांग और इसका व्यक्तिगत, इन तीनों चारों का व्यक्तिगत और मांग जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक बाजार मांग। इसका क्या मतलब है, बाजार में देखिए एक से अधिक लोग रहते हैं और एक से अधिक लोग क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो इसमें भी क्या है, एक से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और उन सब की मांग को जोड़ दो तो क्या बन जाता है, हमारा बाजार मांग। आगे देखते हैं। और हाँ एक चीज़ और इसमें कह रहा है कि मान लीजिए ये व्यक्तिगत है पहला, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा व्यक्तिगत और चौथा व्यक्तिगत, मतलब इसका व्यक्तिगत, इसका व्यक्तिगत, इसका व्यक्तिगत और इसका, चारों लोगों का व्यक्तिगत मांग को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, बाजार मांग बन जाता है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि मांग के प्रकार। मांग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे। तो पहला कह रहा है कीमत मांग, दूसरा आय मांग, तीसरा आड़ी या तिरछी मांग या फिर क्रॉस डिमांड भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कीमत मांग क्या होती है। देखिए तो कह रहा है क्या कि कीमत मांग, तो इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कीमत मांग। तो कीमत मांग में हमेशा क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी, तो इन दोनों का ही संबंध होता है। कीमत मांग में क्या होगा, प्राइस या कीमत का और क्वांटिटी मात्रा का, इन्हीं दोनों का क्या संबंध को बताता है। कीमत मांग क्या बताता है, प्राइस और क्वांटिटी का, मतलब कीमत और मात्रा के संबंध को बताएगा। अब देखिए इसमें संबंध कैसा होगा। तो कह रहा है कि हमारे जो कोई भी उपभोक्ता है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा क्या
कीमत के आधार पर ही क्या करेगा, मात्रा मिलेगी उसको। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है उसकी कीमत अधिक होगी तो उसकी मात्रा क्या होगी, हमको कम मिलेगी। अगर कीमत कम है तो उसमें अधिक मात्रा मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए हम देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर मान लीजिए उसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये है। तो अगर मेरे पास 10 ही रुपये है तो उसमें कितनी मात्रा मिलेगी, हमको एक ही मात्रा मिल पाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु अगर है उसकी कीमत 5 रुपये है और मेरे पास 10 रुपये है, तो हम कितना मात्रा खरीद पाएंगे, 2 ही मात्रा खरीद पाएंगे। तो वही है, देखिए जैसे इसमें अब देखिए हम ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, कीमत मांग में क्या होता है, प्राइस और मात्रा का संबंध होता है। किसका किसका, प्राइस और क्वांटिटी, इन्हीं दोनों का क्या होता है, संबंध होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक्स और ये वाई। अब देखिए इस पे हम प्राइस ले रहे हैं, प्राइस, और इस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी। ये मेरा प्राइस हो गया। अब देखिए तो इसमें हमेशा ये होता है कि अगर कोई वस्तु की क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, हमको कम करनी पड़ेगी। अगर कीमत कम हो गई तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अभी बताया ना, एग्जाम्पल देखिए तो वैसे ही है, कोई भी अगर वस्तु है तो उसकी कीमत बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी की वजह से क्या होता है, जो इसका जो वक्र बनेगा वो हमेशा ऐसे बनेगा, या फिर सीधा बनेगा या फिर कर्व के जैसा बनेगा। ये देखिए ये उदासीनता वक्र के जैसे बन रहा है सेम। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये x1 मान लीजिए हो गया, ये p1 हो गया। तो देखिए कीमत इतना है, मान लीजिए हम कीमत अगर कम करते हैं तो देखिए कीमत कम करते ही मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही है, कीमत कम रहेगी तो कीमत देखिए यहाँ कम रहेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी मेरी। तो कीमत कम होते ही क्या हो गया, मेरी क्वांटिटी बढ़ गई। अगर देखिए हम क्या करेंगे, अब वहीं यहाँ से अगर यहाँ भी है मान लीजिए, अगर यहाँ से फिर देखिए अगर हम कीमत बढ़ाएंगे तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, कीमत बढ़ने से क्या होगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, और कीमत घटने से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यही मेरा क्या है, कीमत मांग। आगे देखते हैं, दूसरा कह रहा है आय मांग। तो आय मांग में क्या होता है, इसमें आय, वाई का मतलब आय होता है या फिर इनकम होगा, और क्यू मतलब क्वांटिटी। तो जो आय मांग होता है यह क्या है, आय और क्वांटिटी का एक संबंध को हमें बताता है। तो इसमें क्या कहेंगे हम, अगर देखिए किसी व्यक्ति की अगर आय बढ़ेगी ना तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर हम आय कम हो गई तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए एग्जांपल से हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। ये वाई वस्तु, मान लीजिए वस्तु 0, मान लीजिए इस पर क्वान्टिटी लेते हैं हम, इस पर मान लीजिए क्वांटिटी, और इस पर हमारा इनकम है INC इनकम, ठीक है। इधर हम इनकम लेते हैं, इधर क्वांटिटी लेते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ जो होता है ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये मेरा पहले से है, मान लीजिए ए है, देखिए यहाँ तो मेरा इनकम है और यहाँ क्या है, क्वांटिटी मिल रही है हमको। अगर देखिए इनकम मेरी कम हो जाएगी तो क्वांटिटी मेरी क्या हो जाएगी, कम हो गई। इनकम कम होते ही क्या होगी, क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ कर दें, देखिए इनकम मेरा बढ़ते ही मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही कह रहा है कि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो क्वांटिटी कम होगी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है।
तो आय मांग में क्या होता है, अगर इनकम अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इनकम कम होगी तो क्वांटिटी कम होगी। जैसे कि आप लोग एग्जांपल भी दे सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है अगर कम कमाता है तो क्या होगी, कम कम खर्चा भी करेगा ना, क्योंकि क्वांटिटी कम यूज़ करेगा। लेकिन अगर उसका सैलरी बढ़ जाएगा तो अब वो खर्चा क्या अधिक करने लगेगा, वो अधिक से अधिक चीज़ें खरीदने लगेगा, क्वांटिटी में बड़ा वृद्धि करेगा। जहाँ उसको 1 किलो लेना है वहाँ 2 किलो यूज़ करेगा, तो यही होगा। तो आगे देखते हैं हम। अब देखिए कर आड़ी या तिरछी मांग क्या होती है। अब ये जो आड़ी या तिरछी मांग या फिर क्रॉस मांग जिसे कहते हैं, ये क्या होगा, अन्य वस्तुओं की कीमत से क्या होता है, परिवर्तन होगा। इसका क्या मतलब है कि अन्य वस्तु की कीमत से परिवर्तन, मतलब वो अन्य वस्तुओं की वजह से क्या होगा, उसकी मांग बढ़ सकती है, घट सकती है। तो क्या होता है, ये 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो सबसे पहली वस्तु है स्थानापन्न वस्तु या फिर सब्स्टिट्यूट गुड। तो इसमें क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है चाय और कॉफ़ी। तो ये एक दूसरे क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मतलब स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न का मतलब है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरा क्या हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हम एक वस्तु की जगह दूसरा क्या करते हैं, यूज़ तो कर ही सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि अगर मान लीजिए देखिए टी है इधर कॉफ़ी है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ प्राइस लिख दे रहे हैं, टी की प्राइस और ये क्वांटिटी मान लीजिएगा। अगर देखिए टी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ये कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि टी अगर महंगा हो जाएगा तो लोग टी को छोड़ क्या करेंगे, कॉफ़ी को यूज़ करने लगेंगे। तो कॉफ़ी की जो मांग होती है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब है इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी यूज़ करने के लिए। तो हमेशा देखिए क्या हो रहा है, कीमत तो बढ़ रही है चाय की, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कॉफ़ी पे। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, कॉफ़ी पे। तो अगर इसका कीमत बढ़ गया है तो क्या हो रहा है, कॉफ़ी का जो मांग है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, या फिर इसकी यूज़ करने की जो मात्रा वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यही क्या है, आड़ी या तिरछी मांग है, मतलब इसका मांग इसके परिवर्तन से इस पे प्रभाव पड़ जा रहा है। आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं का मतलब होता है कि एक दूसरे के बिना ये पूरी नहीं हो सकती हैं। अगर एक है तो हमको दूसरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे डीजल पेट्रोल हो गया या फिर कार हो गया। अगर हम डीजल अगर कार लेंगे तो हमको क्या होगा, डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कार तो कोई फ़ायदा नहीं है, कैसे चलेगा। तो क्या होगा, अगर हम कार लेते हैं तो क्या होगा, डीजल की या पेट्रोल की हमको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो ये एक दूसरे के बिना क्या पूरे नहीं हो सकते हैं। ये कहिए कि आप एक कार बस ले लें और डीजल ना लें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर डीजल बस ले लें तो कार की, डीजल बस ले लें कार ना लें तो डीजल की कोई वैल्यू नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा कि इन दोनों को एक साथ ही लेना पड़ेगा आपको। ये एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए डीजल मान लीजिए इधर है, जैसे कार है, अगर मान लीजिए डीजल की कीमत बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई डीजल की, तो क्या होगा, कार लोग कम यूज़ करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, डिमांड क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। अब बताया है ना कि आड़ी तिरछी मांग में क्या होता है, एक में परिवर्तन होगा उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, दूसरे वस्तु पे पड़ेगा। वैसे ही देखिए ये जो डीजल या पेट्रोल है इसकी अगर कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, हमारा कार का क्या होगा, मांग कम हो जाएगी। क्योंकि ये महंगा हो जाएगा तो कार बहुत कम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये डीजल पेट्रोल का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कार पे पड़ रहा है। क्योंकि डीजल का अगर दाम बढ़ गया तो कार का क्या होगा, मांग कम हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका क्या मतलब है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या है, ये जितने भी कारक हैं वो सब क्या करेंगे, मांग को प्रभावित कर देंगे या फिर मांग को क्या बदल देंगे। जैसे
कीमत है। देखिए सबसे पहला फैक्टर तो कीमत ही है। कीमत के घटने या बढ़ने से क्या होगा, मांग बदल जाएगी। कीमत कम हो जाएगा तो मांग बढ़ जाएगी। कीमत अगर अधिक हो जाएगा तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए दूसरा क्या है, आय है। तो आय भी वही है, अगर किसी व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, अधिक से अधिक क्वांटिटी में सामान को यूज़ करेगा। अगर कीमत में भी वही था कि कीमत अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी कम यूज़ करेगा, अगर कीमत कम हो गई तो अधिक से क्वांटिटी अधिक से अधिक यूज़ करेगा। अब देखिए तीसरा कह रहा है रुचि, फैशन या पसंद। रुचि, अब ये भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी चीज़ को कुछ चीज़ें इंटरेस्ट होती हैं तो वो 10 रुपये के बदला 20 रुपये में खरीदेगा क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। अब फैशन का भी ज़माना है तो फैशन के लिए भी लोग 100 रुपये के कपड़े के बजाय 500 का कपड़ा पसंद करते हैं। तो फैशन से भी क्या होगा, डिमांड में परिवर्तन हो जाता है, कीमत भी बदल जाता है। कीमत से लोगों का लेना देना नहीं होता है, बस फैशन में ले लेते हैं लोग। तो वही चीज़ें हैं, पसंद भी है। तो ये भी मांग को क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। जैसे पसंद की हिसाब से ही मांग करेगा, अगर पसंद नहीं रहेगा तो उस चीज़ का मांग ही नहीं करेगा। तो ये भी क्या करता है, एक मांग को प्रभावित करता है। अब देखिए कि अन्य वस्तुओं की कीमतें, हाँ दूसरी वस्तु की कीमतें भी क्या करेंगी, मांग को प्रभावित करेंगी। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग कम होकर दूसरी वस्तु की लोग मांग करने लगेंगे। अभी बताया ना, जैसे मान लीजिए चाय या कॉफ़ी हो गया, तो इसमें क्या हुआ है, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी यूज करने लगेंगे, तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो दूसरी वस्तुओं के घटने बढ़ने से भी क्या होता है, दूसरी वस्तु पे प्रभाव पड़ने लगता है। और कह रहा है रीति रिवाज। रीति रिवाज भी एक मुद्दा है कि मांग को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। रीति रिवाज में ही लोग क्या किसी वस्तु की मांग करने लगते हैं, नहीं तो उसकी मांग शून्य होती है एक तरह से मान लीजिए। तो रीति रिवाज की वजह से भी कुछ चीज़ें मांग करने लगते हैं लोग, उससे भी क्या होता है, मांग को प्रभावित होता है। संपत्ति, संपत्ति भी एक मुद्दा है। जैसे संपत्ति जिसके पास अधिक रहेगी तो उसका मांग भी रहेगा, अगर संपत्ति नहीं रहेगी तो वो मांग कहाँ से करेगा। संपत्ति भी क्या है, एक मुद्दा है मांग को प्रभावित करने के लिए। अब देखिए जलवायु व मौसम। मौसम भी क्या करता है, मांग को बदल देता है। जैसे मान लीजिए अगर गर्मी है तो गर्मी में कोई ठंडे कपड़े की मांग करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अभी वही ठंडी सर्दी वाला कपड़ा ठंडी के लिए क्या होगा, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मौसम भी क्या करता है, मांग को बदल देता है। अन्य चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या मांग को परिवर्तन कर सकती हैं, मांग को बदल सकती हैं। तो ये सब कारक क्या करते हैं, मांग को परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि जो मांग हम लोग पढ़े हैं उसी से एक निकलता है क्या, मांग फलन। देखिए मांग फलन क्या होता है, कह रहा है किसी वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। देखिए तो मांग फलन क्या होता है, मांग फलन अभी हम लोग पढ़े ना कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब क्या है, ये सब क्या करेंगे, मांग को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो यही सब जो कारक है ना, और मांग के जो कारक हैं प्रभावित करने वाले और मांग, इन्हीं दोनों में जो फलनात्मक संबंध होता है उसे ही क्या कहते हैं, मांग फलन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई P0 T W और डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं मांग फलन में। तो सबसे पहले कह रहा है, पहला क्या है, पी प्राइस। अभी पढ़े हैं ना कि प्राइस भी क्या करता है, डिमांड को प्रभावित कर सकता है। दूसरा वाई कह रहा है इनकम। आय भी क्या करता है, डिमांड को प्रभावित करेगा, बदल देगा। P0 अन्य वस्तुओं की कीमतें भी क्या करेंगी, मांग को प्रभावित करेंगी। अब ये क्या है, टी का मतलब टेस्ट, फैशन, इंटरेस्ट, कुछ भी मान सकते हैं। तो टेस्ट भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। डब्लू क्या है, वेल्थ, संपत्ति भी क्या करेगा, मांग को प्रभावित करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो क्या करें, मांग को प्रभावित करेंगी। तो क्या होगा, जो मांग को प्रभावित करती हैं उन्हीं का क्या होता है, मांग, और जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें एक
फलनात्मक संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, मांग फलन। देखिए यहाँ मांग है और इधर क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले सारे जितने भी कारक हैं उन दोनों में क्या है, एक फलनात्मक संबंध है, उसे क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। अब देखिए जो मांग फलन है तो उसे सरलता की दृष्टि से मुख्यतः 3 चरों में को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई और पी जीरो। पी क्या है, प्राइस, वाई क्या है, इनकम, और पी जीरो मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अन्य वस्तुओं की कीमतें। मुख्य रूप से हम यही 3 चीज़ें लेते हैं। अब बाकी अन्य को क्या करते हैं, स्थिर मान लेते हैं। क्या है, कीमत है, इनकम है और अन्य वस्तु की कीमतें। ये सब क्या करेंगे, मुख्य रूप से हम यही 3 चीज़ें चरों के रूप में लेते हैं डिमांड के लिए, और बाकी जो सारे चरे हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे देखिए टेस्ट है, वेल्थ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं एक तरह से। तो यही क्या है, मेरा मुख्य चर है डिमांड के लिए, प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अन्य वस्तुओं की कीमतें। थैंक यू।